बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आपके? मेरा नाम है मियां शफ़ीक और हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी। और ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी का हमारा पहला लेक्चर है जो कि एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड है। सोलर सिस्टम मेनली हम इसमें पढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमी अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ामिनर चाहे पिछला जो सिलेबस था, लाइक जब ये सिलेबस स्कीम चेंज नहीं हुई थी जिसमें जस्ट एवरीडे साइंस हुआ करती थी, उसमें भी एग्ज़ामिनर यहाँ से क्वेश्चन लाजमी पूछा करता था। और अभी जो न्यू स्कीम है इसके अंदर भी एग्ज़ामिनर जो है इसमें से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले जनाब आप सोलर सिस्टम की तरफ जब आ जाएँ तो जो हमारा इसमें मेन चीज़ है वो आ जाती है यूनिवर्स के अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स। अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो व्हाट इज़ द यूनिवर्स, यूनिवर्स को आप डिफ़ाइन कैसे करेंगे। और एक ये बात आप नोट कर लें कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्स की डेफिनेशन में मिस्टेक करते हैं। लाइक मैंने आस्क इन द क्लास, अक्सर क्लास में जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आप यूनिवर्स को डिफ़ाइन करें तो स्टूडेंट से लाइक इट्स द कम्बिनेशन ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज एंड प्लैनेट्स एंड समथिंग लाइक दिस। तो इसमें एक जो सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं कि स्टार्स और गैलेक्सीज और प्लैनेट्स के अलावा भी इस कायनात में, इस यूनिवर्स में बहुत कुछ है। लाइक इसमें ये सारा मैटर है तो इसमें एनर्जी भी है। उस एनर्जी के अलावा भी जब मैटर ऑब्जर्वेबल जो मैटर है या ऑब्जर्वेबल जो एनर्जी, उसके अलावा भी बहुत सारा मैटर और एनर्जी है जिसको हम डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी बोलते हैं, जिसका हमें अभी तक पता ही नहीं उसकी एग्जैक्ट अमाउंट कितनी है। तो यूनिवर्स को हम डिफ़ाइन करते हैं कि टोटल सम ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन टाइम एंड स्पेस। जितना भी मैटर एंड एनर्जी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या एग्जिस्ट कर रहा था इन टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस से मतलब है कि जब से यूनिवर्स क्रिएट हुई है उस वक्त से लेकर अब तक जितना भी मैटर एंड एनर्जी, उसमें से कुछ एनिहिलेट भी हो गया। स्टार्ट में जब यूनिवर्स क्रिएट हुई थी तो कुछ मैटर जो है उसमें एनिहिलेट भी हुआ, तो वो टोटल जो मैटर है और एनर्जी जो है वो दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्स। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी चाहिए। तो यूनिवर्स जो वो बहुत बड़ी है। लाइक यूनिवर्स की वी डोंट नो वेदर इट हैज़ अ बाउंड्री और नॉट। तो हम यूनिवर्स को, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि इट हैज़ अ बाउंड्री, ठीक है। तो अगर इसकी बाउंड्री है तो हम इसको अगर मेजर करें तो ये कितनी बड़ी है यूनिवर्स, या इसका साइज़ कितना है। तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ सेड दैट ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज़ 27 बिलियन लाइट ईयर्स। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया लाइट ईयर्स इन डायमीटर। अच्छा, अब डायमीटर का आपको तो पता ही होगा कि डायमीटर हम बोलते हैं कि अगर कोई भी राउंड, ये एग्जैक्ट मैं राउंड तो नहीं बना सका, लेकिन कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट जो है उसके अगर सेंटर से एक लाइन गुजरे और वो सर्कल के दोनों साइड को अगर कनेक्ट करे तो उसको हम डायमीटर बोलते हैं। दैट्स वेरी सिंपल, बेसिक सी चीज़ है। सम पीपल डोंट हैव द आइडिया, इवन जिनका साइंसेस का बैकग्राउंड नहीं होता उनको डायमीटर और रेडियस का फ़र्क भी नहीं होता पता, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो है ये इतनी बड़ी है। अब आपको लाइट ईयर का नहीं आइडिया कि लाइट ईयर क्या चीज़ है। मैं यहाँ पे अब आपको लाइट ईयर पहले डिफ़ाइन कर देता हूँ। लाइट ईयर अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर कि जनाब लाइट ईयर क्या चीज़ है। लाइट ईयर एक तो पहली बात याद रखें डिस्टेंस का यूनिट है। ये कन्फ्यूजिंग होता है, समटाइम स्टूडेंट जो है वो उसको मार्क कर देते हैं कि यह शायद रोशनी लाइट का यूनिट है या शायद ये टाइम का यूनिट है। नो, इट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का यूनिट किस तरह से, लाइट अगर एक साल पूरा ट्रैवल करती रहे, 1 कैलेंडर ईयर, इट मीन्स 365 डेज, तो वो जितना डिस्टेंस कवर करेगी दैट वुड बी कॉल्ड 1 लाइट ईयर। तो ये इतना ज़्यादा, लाइक आप इमेजिन करेंगे सन से हम तक जो लाइट है वो 8 मिनट्स में आती है, तो हम उसको कहेंगे जो अर्थ टू सन डिस्टेंस है दैट इज़ 8 लाइट मिनट्स, ठीक है। इस तरह जो मून टू अर्थ जो डिस्टेंस है वो 1.29 लाइट सेकंड्स है। सिमिलरली अर्थ टू मार्स जो 12.7 लाइट मिनट्स है। फिर जो प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है दैट इज़ नियरेस्ट स्टार टू आवर अर्थ, वो 4.3 लाइट ईयर्स है। अच्छा, ये नियरेस्ट स्टार अदर देन सन, आफ्टर द सन अगर हम बात करें तो ये लाइट ईयर जो है, क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ी है तो यूनिवर्स के जो डिस्टेंस हैं उनको मेजर करने के लिए लाइट ईयर का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद आप आ जाएँ कि यूनिवर्स की जो क्रिएशन है उसके मतलब क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ये यूनिवर्स जो है ये क्रिएट कैसे हुई। क्या इसकी क्रिएशन जो है वो एक सडन जो था
एक्सपेंशन उसके नतीजे में आई, या कि यूनिवर्स जो थी वो एज इट इज़ पहले दिन से ही वजूद में थी, जिसको हम बोलते हैं फ्लैट यूनिवर्स थ्योरी या स्टेडी स्टेट यूनिवर्स थ्योरी भी बोलते हैं, कि कुछ नहीं हुआ, यूनिवर्स पहले दिन से ही ऐसी है, कोई इसमें बिग बैंग नहीं हुआ। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थ्योरी है जब हम यूनिवर्स की ओरिजिन की बात करते हैं तो दैट इज़ द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी हमारी क्या कहती है कि जो यूनिवर्स है वो आपकी एक सडन एक्सपेंशन हुआ था और उसके नतीजे में यूनिवर्स क्रिएट हुई थी। अब ये लफ्ज़ याद रखें कि मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है एक्सपेंशन, आपने भी लफ्ज़ एक्सपेंशन ही इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट अक्सर क्या कंफ्यूज करते हैं इस चीज़ को या मिस इंटरप्रेट करते हैं कि वी कॉल इट एक्सप्लोजन। वी कैन से कि ये एक्सपेंशन इतना फास्ट या इतना एक्सेलरेटेड था कि इट वाज काइंड ऑफ अ एक्सप्लोडिंग, कि जो यूनिवर्स है वो एक्सप्लोड कर रही थी। उस एक्सप्लोड का मतलब ये नहीं कि जिस तरह बम फट जाता है, उस एक्सप्लोड का मतलब है कि ये बहुत जल्दी से एक्सपैंड कर रही थी। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि आप अगर गुब्बारे में हवा भर रहे हो तो गुब्बारा अगर बहुत तेज़ी से जो है वो बैलून जो है वो अगर एक्सपैंड कर जाए, बलूनिंग उसकी अगर हो जाए बहुत तेज़ी से और वो फटे ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो उसकी बैलूनिंग हो रही है। वी विल कॉल के इट्स एक्सपैंडिंग, इट्स नॉट एक्सप्लोडिंग। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है कि यूनिवर्स भी इसी तरह से एक बहुत बड़े गुब्बारे की मानद है, वो बैलून करती जा रही है, वो इन्फ्लेट करती जा रही है, वो एक्सपेंड करती जा रही है। अब ये क्रिएट कहाँ से हुई? तो एक छोटा सा पॉइंट था दैट इज़ कॉल्ड सिंगुलैरिटी। छोटे से पॉइंट पे तमाम की तमाम जो यूनिवर्स है वो आपकी मौजूद थी, उसको क्या नाम दिया गया? सिंगुलैरिटी का नाम दिया गया। अच्छा, अब यहाँ पे सिंगुलैरिटी के मुतल्लिक़ भी एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार के सिंगुलैरिटी जो है उसका वजूद जो है वो कहाँ से आया। लाइक सिंगुलैरिटी जो है तो ये वो चिकन एंड एग वाला एक क्वेश्चन है कि अंडा पहले आया या मुर्गी आई। तो वी हैव टू स्टार्ट समवेयर कि लाइक जो आपका इनिशियल पॉइंट था कि टोटल मैस मैटर एंड एनर्जी, टोटल मैस एंड एनर्जी वाज कंडेंस वाज कंसनट्रेटेड इन अ सिंगल पॉइंट। वो पॉइंट इवन पिन हेड से भी छोटा था, दैट वाज कॉल्ड सिंगुलैरिटी। उसके अंदर सम डिस्टर्बेंस ऑफ फोर्सेस हुआ, इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस हुआ या इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी हुआ, तो वो मैटर एनर्जी सडनली क्या कर गया? एक्सपैंड कर गया। अच्छा, अब जब भी अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाए तो देखें ये सिंपल सी आपके पास डायग्राम है। इस डायग्राम को आपने बनाना है। आपका जो एक्स एक्सेस है उस पर टाइम है और जो आपका वाई एक्सेस है इस पर आपकी क्या आ जाएगी? स्पेस आ जाएगी। इस तरह कि जैसे जैसे आप क्या कहते हैं वक्त के साथ साथ बढ़ते जाते हैं तो आपका जो एक्सपेंशन है वो या जो एरिया है वो इंक्रीज़ होता जाता है। तो दैट इज़ हाउ यूनिवर्स हैज़ क्रिएटेड। उसके बाद इसमें आप ज़्यादा फर्दर डिटेल में अगर आप जाते हैं तो इसमें आप देखते हैं कि सिंगुलैरिटी जो थी उसमें सडन एक्सपेंशन हुआ। सडन एक्सपेंशन के बाद जो सबसे पहला काम क्या हुआ? क्वार्क क्या होता है? अगर इसको मैं थोड़ा यहाँ से आप रिवर्स करके देखें तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। एटम जो होते हैं उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एटम जो है वो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना हुआ होता है और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं फर्दर क्वार्क से बने हुए होते हैं। तो जब यूनिवर्स की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो जो छोटे से छोटा पार्टिकल था वो क्वार्क भी बल्कि ग्लूऑन्स के बने होते हैं। तो सबसे पहले इनकी फॉर्मेशन हुई है, ग्लूऑन्स ने मिलकर फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनाए हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बाद सबसे पहला जो पार्टिकल बना वो आपका हाइड्रोजन था। ये जो हाइड्रोजन के एटम्स है ये आपस में फ्यूज़ कर गए और इन्होंने मिलकर क्या बनाया? हीलियम का एटम बनाया। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। अब इस रिएक्शन के नतीजे में बहुत ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज़ होती है एज आ बाई प्रोडक्ट के तौर पर। वो एनर्जी जो है वो हमें सन से हमारी तरफ आ रही है, या वही एनर्जी जो है जो आप लाइट के तौर पर तमाम स्टार्स वगैरह के अंदर देखते हैं। सो दिस इज़ हाउ जो है वो बिग बैंग का जो प्रोसेस हुआ है कि किस तरह से मैटर क्रिएट हुआ है और फिर उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। ये पूरा जो है प्रोसेस उस चीज़ को नरेट करता है। अब बिग बैंग जो है वो तो यूनिवर्स के क्रिएशन का मतलब बताती है ना कि यूनिवर्स सडनली एक्सपैंड हुई और उसके बाद मैटर और एनर्जी जो उसकी क्रिएशन हुई। बट अब उसका फ्यूचर क्या है इसके मतलब भी बात होती है। लाइक अगर हम कहते हैं कि ये यहाँ पे सिंगुलैरिटी थी, इसमें बिग बैंग हुआ, ये यहाँ पे सडनली इन्फ्लेशन हुई, अब फॉर्मेशन ऑफ एटम यहाँ पे होगी, उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट्स बनना शुरू हो गया तो यहाँ पे गैलेक्सी फॉर्मेशन होगी, गैलेक्सी फॉर्मेशन के बाद ये स्टार फॉर्मेशन होना शुरू होगी। अब उसके बाद इस स्टेज पे अब ये बाकायदा टाइम लाइन है, ये लिखा हुआ है
कि अब हम इस स्टेज पे हैं कि सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हो गई। अच्छा, अब उसके बाद कहते हैं कि फोरकास्ट ये किया जा रहा है कि जैसे जैसे वक्त के साथ हम आगे जाएंगे तो ये जो यूनिवर्स ऑब्वियसली फर्दर एक्सपैंड करती जा रही है। जब ये फर्दर एक्सपैंड करती जाएगी तो एक वक्त आएगा कि इसकी एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो इट विल रिप अपार्ट, जिसको हम बोलेंगे बिग रिप। ये यहाँ पे आप देखिए, बिग रिप का मतलब यह है कि एटम जो हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं, एक जो फॉर्म के अंदर, जो उनकी करंट फॉर्म है उसके अंदर वो स्टेबल फॉर्म है, अपने आप को नहीं रख पाएंगे, वो भी रिप अपार्ट हो जाएंगे। अर्थ एक्सप्लोड हो जाएगी, सोलर सिस्टम भी ब्रेक अपार्ट हो जाएगा, गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो सारे का सारा मैटर जो है वो रिप्ड हो जाएगा, तो यूनिवर्स आप क्या कह रहे हैं, कोलैप्स कर जाएगी। तो दैट इज़ कॉल्ड बिग रिप। तो ये फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स के मतलब डिफरेंट किस्म की थ्योरीज आ रही हैं। एक तो आपको बिग रिप मैंने बता दी कि जिसमें आपकी यूनिवर्स है वो टोटली रिप अपार्ट हो जाती है। दूसरा एक बिग क्रंच की भी थ्योरी है। बिग क्रंच थ्योरी क्या है कि आपका अभी अगर हम देखते हैं तो ये आपका एक्सपेंशन है, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ये इस तरफ आपका जो है वो हमारा टाइम चल रहा है। यूनिवर्स जो है यहाँ से सिंगुलैरिटी से आपकी जनरेट हुई। नो वी आर हेयर लाइक, अगर फर्स्ट किया हम यहाँ पे हैं, इस पॉइंट पे हैं, तो अब जो यूनिवर्स है अगर उसका मैक्सिमम एक्सपेंशन होने के बाद लाइक इट्स अगेन स्टार्ट कोलैप्सिंग, ये कोलैप्स होना शुरू हो जाए, रैदर दैन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स क्या करना शुरू हो जाए, कंट्रैक्ट करना शुरू हो जाए। अगर कंट्रैक्ट करना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड बिग क्रंच। इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, बिग क्रंच थ्योरी बोलते हैं। पहले आपको मैंने क्या बताई, बिग रिप बताई। रिप में है कि वो रिप अपार्ट हो जाएगी। बिग क्रंच क्या है कि एक हद तक यूनिवर्स एक्सपैंड करेगी, फिर उसके बाद वो जब उसकी एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो जाएगी, वो फर्दर एक्सपैंड करने के बजाय कंट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगी, और वो कंट्रैक्ट करने के बाद अगेन एक सिंगुलैरिटी के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगी। तो दैट इज़ कॉल्ड बिग क्रंच, उसको बिग क्रंच बोलते हैं। इट्स वेरी इजी। और एक तीसरा प्रपोजल या जो तीसरी प्रेडिक्शन है वो ये है कि यूनिवर्स जो है वो इन्फिनिट तौर पर एक्सपैंड करती जाएगी, इन्फिनिट एक्सपेंशन होता जाएगा, कि उसमें ना तो बिग क्रंच होगा ना बिग रिप होगा, लाइक वो रिप अपार्ट भी नहीं होगी, लेकिन इन्फिनिटली एक्सपैंड करती जाएगी। फिर एक चौथा भी है इसमें, दैट इज़ कॉल्ड फ्लैट यूनिवर्स। के फ्लैट यूनिवर्स से मुराद है कि ना वो रिप होगी ना क्रंच होगी, ठीक है, वो ये फ्लैट ही है, और ये इसी तरह से जो है वो एक्सपैंड करती रहेगी। ये एक्सपैंड भी नहीं कर रही, बल्कि सम पीपल से कि ये एक्सपैंड भी नहीं कर रही, तो ये इसी तरह से फ्लैट है। और एक अगेन फिर एक लाइक देयर आर डिफरेंट, एक साइक्लिक थ्योरी भी है। साइक्लिक थ्योरी ये बताती है कि जनाब फर्स्ट किया अगर ये क्रंच होता है तो ये सिंगुलैरिटी बन गई है, फिर अगेन एक्सपैंड करेगी, फिर एक्सपैंड करने के बाद फिर इसमें क्रंच आएगा, तो इस तरह करके ये साइकिल के अंदर यूनिवर्स मूव करती जाएंगे। तो देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ थ्योरीज। आप उसमें से 3-4 थ्योरीज जो हैं वो एग्ज़ाम के अंदर आप जस्ट 2-2 लाइन के अंदर अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आप लिखते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपने इसमें परेशान नहीं होना। तो ये आपका हो गया जनाब यूनिवर्स जो है उसका फ्यूचर क्या है और यूनिवर्स की क्रिएशन किस तरह से हुई। उसके बाद एक दो चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर करनी है कि देयर आर सर्टन मिसकंसेप्शन अबाउट द बिग बैंग। एक तो पहली बात जैसा मैंने आपको बताया कि देयर वाज नो एक्सप्लोजन, कोई एक्सप्लोजन नहीं था। देयर वाज एंड कंटिन्यू, देयर वाज एंड कंटिन्यूज टू बी एन एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन था और स्टिल इट इज़ एक्सपेंडिंग। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देयर वाज एंड कंटिन्यूज टू बी, साइंस के अंदर जो मेजर बिलीफ है, लाइक अदर थ्योरीज को भी साइंस एक्सपेक्ट करती है कि बिग क्रंच भी हो सकता है, बिग रिप भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकती है, बट साइंटिस्ट का जो मेजर कंसेंसस है वो बिग बैंग थ्योरी पे ही है। तो हम नॉर्मली जब भी एवोल्यूशन की बात करेंगे तो हम जो मेन एम्फेसिस रखेंगे वो बिग बैंग पे ही रखेंगे कि यूनिवर्स क्या कर रही है, हमारी एक्सपैंड कर रही है। तो पहली तो बात ये होगी कि हमने इसमें ये एक्सप्लोजन के ऊपर हमारा जो है वो मिसकंसेप्शन बिल्कुल जो इसको दूर करना चाहिए। तो ये बैलून की जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो बैलून जो है वो रैदर दैन इमेजिन बैलून पॉपिंग एंड रिलीजिंग इस कंटेंट, इमेजिन बैलून एक्सपेंडिंग। जो बैलून है वो पॉप अप नहीं हो रहा बल्कि क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आ गया जनाब, वी टेंड टू इमेजिन द सिंगुलैरिटी एज अ लिटिल फायर बॉल अपीयरिंग समवेयर इन स्पेस। तो सिंगुलैरिटी जो फायर बॉल बिल्कुल नहीं है, तो जो सिंगुलैरिटी है वो आप कह लें कि
स्पेस बिगैन इनसाइड द सिंगुलैरिटी, प्रायर टू द सिंगुलैरिटी नथिंग एग्जिस्टेड, नॉट स्पेस टाइम मैटर आर एनर्जी नथिंग। तो सिंगुलैरिटी एक इमेजिनरी पॉइंट आप उसको कह सकते हैं कि सिंगुलैरिटी से पहले कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, ना मैटर था, ना एनर्जी थी, ना टाइम एंड स्पेस था। तो सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट था वहाँ से जहाँ से इन तमाम चीज़ों की जो है वो क्रिएशन स्टार्ट हुई है, टाइम भी वहीं से स्टार्ट हुआ है। लाइक बाज़ का ये पूछ लिया जाता है कि यूनिवर्स की लाइफ कितनी है, तो 13.7 बिलियन ईयर्स यूनिवर्स की लाइफ है। अच्छा, कहीं पे ये राउंड ऑफ किया हुआ आपको 14 या लाइक 15 ईयर्स भी लिखा हुआ मिल सकता है, 15 बिलियन ईयर्स, सॉरी बिलियन लाइट ईयर, ये भी आपने याद रखना है, मैं लाइट ईयर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी ये हम बात कर रहे हैं इसके टाइम की, डिस्टेंस की नहीं बात कर रहे हैं। तो 13.7 बिलियन ईयर्स जो है वो यूनिवर्स की लाइफ है, ठीक है। तो समटाइम्स कुछ बुक्स के अंदर लाइक जिस तरह बच्चों की बुक्स होती हैं उसके अंदर वो बच्चों की आसानी की खातर 15 का फिगर लिख देते हैं राउंड ऑफ, वो बच्चों के लिए 13.7 का फिगर याद रखना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो ये यूनिवर्स की जो टोटल लाइफ है, मतलब उससे पहले कुछ था ही नहीं, तो सिंगुलैरिटी जो है उसको हम कहेंगे उसमें ना टाइम था, ना स्पेस था, ना मैटर था, ना एनर्जी, उसमें कुछ भी नहीं था। तो ये आपका हो गया जनाब बिग बैंग थ्योरी, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट आपको अगर इस पर कोई क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है कि अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स है कितनी बड़ी, तो उसके साइज़ एंड स्केल को अगर आप समझना चाहें तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ देखें, ये हमारा जनाब अर्थ है, और आपको पता है कि जो अर्थ है दैट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड आवर सोलर सिस्टम, ये हमारा सोलर सिस्टम है। लाइक इसमें सन है और उसके गिर्द आपके डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, लाइक ये जुपिटर है, ये सैचरन है, ये यूरेनस है, ये नेपच्यून है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा सोलर सिस्टम है आपको पता है कि ये मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। और ये मिल्की वे गैलेक्सी क्या होती है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, और हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, मिल्की वे। मिल्की वे एक अकेली गैलेक्सी नहीं है, ये कोई डज़न के करीब गैलेक्सीज़ का एक ग्रुप है, कोई डज़न के करीब गैलेक्सीज़ का ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम है लोकल ग्रुप, नाम ही उसका क्या है, लोकल ग्रुप। अच्छा, वो ग्रुप भी अकेला नहीं है, उस तरह के फर्दर ग्रुप्स मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लोकल क्लस्टर। तो आप अपना अंदाज़ा करें कि ये फर्स्ट के ये एक छोटा सा एक लोकल क्लस्टर है, तो इस यूनिवर्स के अंदर इस तरह के और कितने क्लस्टर यहाँ पे मौजूद हैं। तो नाउ यू गेट एन आइडिया कि इस यूनिवर्स के लिहाज से हमारा साइज़ या रिलेटिवली हम वी आर काइंड ऑफ यू कैन से साइज़ ऑफ अ सैंड, इस अर्थ की या हमारे जो सोलर सिस्टम के पूरे यूनिवर्स के अंदर जो अगर अकॉर्डिंग टू स्केल हम अपनी अहमियत या अपना हम लगाएं कि हमारा क्या प्रोपोर्शन बनता है, सो वी आर जस्ट लाइक अ सैंड का जो एक ग्रेन है उसके बराबर हमारा साइज़ है। तो ये थोड़ा सा आपको एक समझना है। फिर यहीं से एक क्वेश्चन आ जाता है, बात का एग्जामिनर पूछ लेता है कि जनाब ऑब्जेक्टिव में कि इज़ सन स्टेशनरी और इज़ अर्थ स्टेशनरी, देयर इज़ नथिंग स्टेशनरी इन दिस यूनिवर्स। आपने देखा कि मून अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, सन तमाम प्लैनेट समेत यूनिवर्स अपना गैलेक्सी के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, वो गैलेक्सी फर्दर जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो मिल्की वे गैलेक्सी की हम बात कर रहे थे। मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो डिफरेंट स्टार्स का कम्बिनेशन है, अराउंड 200 to 400 बिलियन स्टार्स है। अच्छा, यहाँ पे जो नंबर्स हैं क्योंकि एग्जैक्ट नंबर्स पता नहीं है, तो ये जो एस्टीमेट्स थी वो बहुत खुले खुले एस्टीमेट लगाए हुए, 200 से 400 बिलियन। तो ये एक एस्टीमेट है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर तकरीबन कोई इतने स्टार्स मौजूद हैं, जिनमें से सन इज़ अ सिंगल स्टार, उसके अलावा बहुत सारे स्टार्स हैं। अच्छा, जो मिल्की वे गैलेक्सी है अगर इसकी हम फीचर की बात करें तो ये स्पायरल गैलेक्सी है। स्पायरल से मुराद है इसके, ये देखिए अगर आप इस तरह करके आर्म्स बने हुए हैं, और उन आर्म्स जो हैं, ये जो बाजू हैं उसके जो इनको आर्म्स बोल रहे हैं, वो मेजर और माइनर आर्म्स के अंदर उनको क्लासीफाई किया जाता है। लाइक ये उसमें परजोस आर्म है, सेगिटेरियस आर्म है, ओरियन आर्म है, ठीक है। तो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी उसमें से एक ओरियन माइनर आर्म है उसके अंदर मौजूद है। सन जो है वो स्पायरल आर्म के अंदर मौजूद है और 30,000 लाइट ईयर्स फ्राम द सेंटर, वो सेंटर से आप कह लें कि 30,000 लाइट ईयर्स अवे वहाँ से मौजूद है। तो ये कुछ आपको फिगर्स आपको याद रखनी चाहिए। मिल्की वे गैलेक्सी पे नामली को क्वेश्चन तो इतना नहीं पूछता कि एग्जामिनर ज़्यादातर फोकस करता है बिग बैंग पे, सन की फ़ीचर्स पे या अर्थ की फ़ीचर्स पे वो ज़्यादातर फोकस रखता है, बट स्टिल आपको मिल्की वे के एटलीस्ट 3, 4 या 5 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए।
फिर उसी तरह एक इसमें ये फीचर है कि जो सन है उसको मिल्की वे के गिर्द एक आर्बिट कंप्लीट करने में तकरीबन 250 मिलियन ईयर्स लगते हैं। तो ये 3-4 फैक्ट्स अगर आपको याद रहें तो मिल्की वे पे अगर आपको कोई नोट आ जाता है शार्ट या कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो यू कैन ईजीली हैंडल इट। अच्छा, इसमें एक आपने बात याद रखनी है कि यहाँ पे फंस के हमने एक बात की कि सन जो है वो सेंटर से कितना दूर है, 30,000 लाइट ईयर्स दूर है। सन जो है उसको मिल्की वे से कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 250 मिलियन लाइट ईयर्स। इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर कितने टोटल स्टार हैं, 200 to 4 बिलियन स्टार्स हैं। अच्छा, इस मिल्की वे गैलेक्सी का अपना डायमीटर कितना है, इट्स अराउंड 100,000 लाइट ईयर, 100,000 लाइट ईयर इसका अपना डायमीटर है मिल्की वे गैलेक्सी का। तो ये इस तरह की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या इस तरह के जो फिगर्स हैं वो आपने याद रखने हैं, क्योंकि यही आपसे एग्जामिनर जो है वो पेपर में पूछ सकता है। देन कम्स दी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की जब हम बात करते हैं, जैसे आपको पहले ही बताया कि सन एंड इट्स फैमिली, सन और इसकी फैमिली में क्या कुछ शामिल है। सबसे बड़े ऑब्जेक्ट तो सन के गिर्द अगर आप देखते हैं वो प्लैनेट्स हैं, लाइक हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचरन, यूरेनस एंड नेपच्यून। 8 प्लैनेट्स हैं। फिर उसके अलावा प्लैनेट्स के अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे आप ज़रा अपने जहन पे थोड़ा सा जोर डालें और सोचें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। जनाब आपके ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, एंड उसके अलावा हमारा यहाँ पे बहुत सारे अननोन क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स उनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो है वो मिलकर हमारा क्या कहलाता है, सोलर सिस्टम कहलाता है। तो सोलर सिस्टम जो है उसमें 8 प्लैनेट्स आ गए, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेटॉइड्स एंड एस्टेरॉइड्स, बिलियंस ऑफ कॉमेट्स एंड मेट्रॉइड्स। तो बहुत सारे बेशुमार इसके अंदर अदर ऑब्जेक्ट्स भी मौजूद हैं। मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिस्क अबाउट अराउंड द सन। सन के गिर्द एक जो डिस्क सी है इसके गिर्द ये रिवॉल्व कर रहे हैं। और सन ब्लोज ए कांस्टेंट। अच्छा, जो सन है वो एक तो हमें सन से हीट एनर्जी आ रही है, लाइट आ रही है, लेकिन उसके अलावा भी सन जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव्स या डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की जो वेव्स है वो एमिट कर रहा है, जिसमें से जो चार्ज पार्टिकल की एक जो कांस्टेंट विंड जो है सन से वो एमिट हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड सोलर विंड। और ये जो सोलर विंड है इट इज़ अ काज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अरोरा। अरोरा क्या होता है, मैंने लफ्ज़ बोला अरोरा। अरोरा क्या चीज़ है, आपको कनाडा, अलास्का या नॉर्थ पोल की अगर हम बात कर रहे हैं, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल में, और इस तरह साउथ मैग्नेटिक पोल जो ऑस्ट्रेलिया बन जाता है, वहाँ पे आपको डान या डस्क टाइम पे डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट या ह्यूज ऑफ लाइट जो है वो डांसिंग कलर्स ऑफ लाइट नज़र आती हैं आपको, दैट इज़ कॉल्ड अरोरा। तो जो नॉर्थर्न पोल पे बनती है उसको कहते हैं अरोरा बोरियालिस, और जो सदर्न पोल में बनती है दैट इज़ कॉल्ड अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो वो यहाँ पे सोलर विंड से एक कंसेप्ट यहाँ पे साथ है, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं साथ आपको बताता जाता हूँ, ये आप काइंडली नोट करते जाया करें। ये कहीं पे आपसे ऑब्जेक्टिव में या कहीं पे 2 नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद आपका हमारा जनाब आ गया इसके अंदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। आपको पता है जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के अंदर। अच्छा, प्लैनेट्स के मतलब जो स्टूडेंट्स हैं इनको बड़ी टेंशन होती है कि जी इनको आपने कैसे याद करना है। अब देखिए उनका डायमीटर, उनका क्या कहते हैं सन से डिस्टेंस, फिर उनके नंबर ऑफ मून्स कितने हैं, फिर उनके एटमॉस्फेयर कंपोजिशन क्या है, उनकी डेंसिटी क्या है, फिर उसके बाद किसके अगेंस्ट रिंग्स हैं किसके नहीं हैं। दैट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर द स्टूडेंट्स। बड़ा मतलब स्टूडेंट्स को मुश्किल महसूस होता है कि भी मारे गए, अब इसको कैसे याद करेंगे। तो आई हैव मेड इट क्वाइट ईजी फॉर यू गाइस। इसको मैंने क्या किया है कि हमने प्लैनेट्स जो हैं उसको 2 ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया हुआ है। ये अगर आप वैसे भी डायग्राम देखेंगे ना सोलर सिस्टम की, यू विल गेट एन आइडिया कि जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं जिनको हम बोलते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये साइज़ में छोटे हैं एंड दीज आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स। इनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, आर स्मॉल रॉकी प्लैनेट्स। अच्छा, फिर उसके बाद जो जुपिटर है, सैचरन है, यूरेनस है एंड नेपच्यून है, ये साइज़ में बहुत बड़े हैं। दे आर कॉल्ड गैस जायंट्स। गैस जायंट्स क्यों बोलते हैं इनको, इनके गिर्द गैस के घने बादल मौजूद हैं, और वो गैस भी कौन सी है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस के घने बादल मौजूद हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड गैस जायंट्स, या इनको इवन जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। जोवियन का मतलब लफ्जी मतलब है जुपिटर लाइक, कि ये सारे जुपिटर की तरह के बड़े बड़े, क्योंकि जुपिटर सबसे बड़ा है तो दे आर आल्सो कॉल्ड जोवियन, जुपिटर लाइक। अच्छा, एक तो ये बात आपको क्लियर होगी। एंड दे आर आल्सो कॉल्ड आउटर प्लैनेट।
वो अगर इनर हैं तो ये आउटर कहलाते हैं। तो ये अगर आपको इनको आप इन दो कैटेगरीज के अंदर अगर डिवाइड कर लेना प्लैनेट्स को, इनर एंड आउटर, या सुपीरियर इन्फीरियर भी, लाइक सुपीरियर ये बड़े हैं इनको सुपीरियर बोलते हैं, वो छोटे हैं उनको इन्फीरियर बोलते हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, आपको ये याद करना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। अच्छा जी, अभी लाइक इसको यहाँ पे आपको मैं इनका कंपैरिजन भी हम करके दिखाते हैं। तो ये आपके इनर हो गए, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, और जो बाहर वाले 4 हैं वो आपके आउटर प्लैनेट हो गए। अच्छा जी, अब यहाँ पे ज़रा देखिए इनका कंपैरिजन। पहले तो अगर आपका कंपैरिजन कर लेंगे तो आपको चीज़ें याद करना बड़ा आसान हो जाएगी। लाइक अगर हम देखें ट्रस्टियल, ये जो इनर प्लैनेट्स हैं दे आर कॉल्ड ट्रस्टियल, क्योंकि इनके ऊपर माउंटेन्स हैं, इनके ऊपर जो डोमिनेंट फीचर है, मतलब ऐसा नहीं कि बाकियों पे माउंटेन्स हैं ही नहीं, इनकी जो डोमिनेंट फीचर नज़र आती हैं। लाइक सबसे बड़ा माउंटेन जो क्या लें सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद है वो मार्स के ऊपर मौजूद है, जो पहाड़ी सिलसिला सबसे बड़ा मौजूद है, और उसको माउंट ओलंपस बोलते हैं। वो इवन कहते हैं हिमालय से भी बुलंद पहाड़ियाँ हैं वो वाली। तो ये स्मॉलर ट्रस्टियल प्लैनेट्स इसको इसलिए बोलते हैं कि ये ऑब्वियसली रॉकी या लैंड प्लैनेट्स हैं, क्योंकि इनकी जो डोमिनेंट फीचर है कि इसमें वैलीज़ हैं और माउंटेन्स हैं। ये जो इनर प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये स्मॉलर इन साइज़ हैं। अच्छा, लेकिन स्मॉलर इन साइज़ के बावजूद भी ये हायर इन डेंसिटी हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। लाइक अर्थ की अगर डेंसिटी की बात करें तो वो 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और इधर अगर हम बात करें इनमें से किसी की भी डेंसिटी 2 से ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर 1 या 1.5 के राउंड अबाउट इनकी डेंसिटी है। लाइक इवन सैचुरन की डेंसिटी 0.71 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। एक तो पहली बात आपको ये समझाना कि डेंसिटी होती क्या है। डेंसिटी को हम बात करते हैं, अगर आप प्योर इक्वेशन की सेंस में बात करें तो डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी जो है वो मैस और वॉल्यूम का रिलेशन होता है। अच्छा, पहले डेंसिटी को आप आसान लफ्ज़ों में समझ लें, डेंसिटी से मुराद क्या है। आप एक ले लेते हैं लकड़ी का एक कोई ब्लॉक ले लेते हैं, और सेम साइज़ का या आप लोहे का ब्लॉक एक ले लेते हैं। आप इनमें से बताएं दोनों में से बारीक कौन सा होगा। ऑब्वियसली जो आयरन का ब्लॉक होगा वो बहुत ज़्यादा वज़नी होगा, क्योंकि वो मैसिव ज़्यादा है। साइज़ दोनों का क्या था, सेम था। वॉल्यूम दोनों का क्या था, सेम था। तो अगर वॉल्यूम कोई से दो ऑब्जेक्ट का सिमिलर हो तो जो मैसिव होगा वो ज़्यादा डेंस कहलाएगा। तो एक्चुअली डेंसिटी जो है वो रिलेशन है, या आप क्या कह लें रिलेटिव एक फ़ीचर है मैस और वॉल्यूम की। अब गुब्बारा फर्ज की अगर हम बात करते हैं, हवा, वो गुब्बारा देखें साइज़ में कितना बड़ा है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो एयर जो है वो मौजूद है, लेकिन एयर जो है वो बहुत लाइट इन वेट है। तो इसलिए हम कहेंगे कि एयर जो है उसकी डेंसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। तो इसी तरह जो ऑब्जेक्ट जो हैं जिनमें मैस ज़्यादा होता है वो डेंस होते हैं, जिनमें मैस कम होता है वो लेस डेंस होते हैं। तो ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो गैस जेंट्स हैं, उनमें गैसेस ज़्यादा हैं, वो गैसोज हैं, इसलिए हम कहते हैं कि उनकी डेंसिटी जो है वो बहुत कम है। तो ये जो अंदर वाले हैं ये रॉकी हैं, ये मेटल्स के बने हुए हैं ज़्यादातर। लाइक जिस तरह अर्थ है उसका तो सारा इंटीरियर कोर जो है वो निकल एंड आयरन का बना हुआ है। तो मेड मोस्टली ऑफ रॉक एंड मेटल, दीज आर मेड मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, इसलिए ये बहुत कम डेंस है, इनकी डेंसिटी बहुत कम है। ये भी क्लियर हो गया आपका कंपैरिजन यहाँ पे। इनकी सॉलिड सरफेस है, इनकी सॉलिड सरफेस नहीं है। इनके मून्स बहुत थोड़े हैं। अच्छा, जो पहले अंदर वाले 4 प्लैनेट्स हैं इनके मून याद करने का भी आपको मैं कोड बता रहा हूँ, एक 0012, ठीक है। पहला प्लैनेट कौन सा है आपका, मरकरी, उसका कोई मून नहीं है। दूसरा प्लैनेट आपका कौन सा है, वीनस, उसका भी कोई मून नहीं है। तीसरा प्लैनेट कौन सा है आपका, अर्थ, उसका 1 मून है। और चौथा प्लैनेट कौन सा है आपका, मार्स, उसके 2 मून हैं। तो ये याद करना आसान हो जाएगा ना आपके लिए, ठीक है। इसी तरह अगर आप इधर आ जाएँ, क्या कहते हैं, जो आउटर प्लैनेट है जुपिटर, उसके 67 मून, ठीक है। फिर उसके बाद सैटर्न, उसके कुछ 63 मून्स हैं, ठीक है। अब इनके दे हैव मैनी मून्स एंड दे हैव रिंग्स एज वेल। रिंग क्या है, इन आउटर प्लैनेट्स व्हाट हैपन दैट मून्स कोलाइडेड विद ईच अदर। तो जब वो मून आपस में कोलाइड कर गए तो उन्होंने वो डस्ट और डेब्री की एक बेल्ट बन गई सन के प्लैनेट के इर्द गिर्द।
तो वो बेल्ट की फॉर्म के अंदर डस्ट और डेब्रिस जो है या जो डेबरी है दैट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो दैट डेबरी नॉइज कॉल्ड रिंग, और वो रिंग्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा विजिबल सैचुरन के हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आपको आ जाए तो ये आपने याद रखना है कि इफ़ दे आस्क सिंगल प्लैनेट के विच इज़ द रिंग प्लैनेट, तो यू विल हैव टू से सैचुरन बिकॉज मोस्ट विजिबल रिंग सैचुरन की हैं, अदरवाइज ऑल प्लैनेट्स हैव द रिंग्स। बाकी तमाम प्लैनेट्स आउटर की बात कर रहा हूँ, ऑल आउटर प्लैनेट्स हैव द रिंग बट द मोस्ट विजिबल वन आर ऑफ द सैचुरन। तो ये बात आपको क्लियर होगी। ये सारी बात सन के करीब हैं और ये एक दूसरे के भी करीब है क्योंकि ये बहुत छोटे हैं एंड विद वार्म सर्फेसेस, इनके टेम्परेचर भी जो है वो क्योंकि सन के करीब हैं तो इसलिए इनके टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा है। ये फर्दर फ्रॉम द सन है एंड फर्दर अपार्ट, और एक दूसरे से भी बहुत ये दूर हैं और विद कूल टेम्परेचर, क्योंकि ये सन से बहुत दूर हैं तो इसलिए इनका टेम्परेचर भी क्या है बहुत कम है। तो अब ये जब आपको एक कंपेरिजन याद रहेगा तो आपको इनके फीचर याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा। अभी ज़रा हम जाते हैं, आप देखते हैं जनाब डायग्राम को पहले देख लें, जो चीज़ें हमने वहाँ पे बताई देखें। अब ये अकॉर्डिंग टू स्केल डायग्राम बनाई हुई है। तो ये मरकरी, सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है आपका मरकरी है, उसके बाद कौन सा आ गया जी वीनस, फिर आ गया अर्थ, फिर और आपका आ गया मार्स। अब उसके कंपैरेटिवली देखें ये बाहर वाले कितने बड़े हैं, जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस एंड नेपच्यून। अच्छा इसमें अब ये देखें सैचुरन के गिर्द ये एक बेल्ट सी बनी हुई है, डिस्क बनी हुई है, तो दीज आर कॉल्ड रिंग्स, इनको रिंग्स बोलते हैं। अच्छा उसी तरह एक और भी अगर इन फीचर्स को देखें तो ये जो जुपिटर है इसके गिर्द आपको ऐसे नहीं लग रहा है ये ऐसे जो कोई रोटेटिंग विंड्स सी मौजूद हो रही हूँ। तो तूफ़ान, हवा के तूफ़ान जो हैं, स्टॉर्म जो हैं वो जुपिटर की सरफेस पे मूव कर रहे होते हैं। कहीं के वो इस तरह का कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए तो याद रखें वो जुपिटर के मुताल्लिक़ क्वेश्चन है। अच्छा फिर ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं इनमें से एक जोड़ी ऐसी है जिसको ट्विन प्लैनेट्स बोलते हैं, तो वो याद रखिएगा कि कहीं पे भी अगर ट्विन प्लैनेट्स का जिक्र आए तो वो यूरेनस एंड नेपच्यून को कहा जाता है, क्योंकि देखिए साइज़ में बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब ही लग रहे हैं। अच्छा ये भी आपने आप याद रखना है, अगर आपको यूरेनस का साइज़ याद होगा कि ये दोनों का साइज़ 50,000 किलोमीटर के करीब है, डायमीटर जो है, ठीक है। तो वो आपको फिर याद रखना बड़ा आसान हो जाता है कि भाई अगर इसका इतना है तो उसका भी इतना ही होगा, ठीक है। इट बिकम्स ईजी फॉर यू, ठीक है। इसी तरह अगर आप अर्थ और वीनस को देखें, इन दोनों का देखें साइज़ एक दूसरे के करीब लग रहा है, तो दीज आर कॉल्ड सिस्टर प्लैनेट। अर्थ और वीनस एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, सिस्टर प्लैनेट कहलाते हैं। तो ये भी आपके लिए थोड़ी क्लैरिटी हो जाती है, इनके साइज़ को याद रखना या इस तरह की चीज़ों को याद रखना। देन कम्स जनाब फ़िज़िकल फीचर्स, ये हमारे पास एक टेबल है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले तो बड़ी आसान सी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। हमेशा याद रखें किसी भी चीज़ को डिफ़िकल्ट टास्क को करने का तरीक़ाकार ये होता है कि उसको पहले छोटे छोटे हिस्सों में पहले आप बांट लें, एक तरीक़ाकार तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि जो उसमें आसान चीज़ें पहले उसको आप कर लें। तो आप पहले इसमें से जो बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, जब हम रिंग की बात करते हैं, मैंने बोला था कि इनर प्लैनेट के कोई रिंग नहीं है, तो चारों का कोई रिंग नहीं है, आउटर के चारों का रिंग मौजूद है। और ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि एक का बताएं कि सबसे कौन है जिसको रिंग प्लैनेट बोलेंगे, तो वो ऑब्वियसली आपका सैचुरन है। ये बात क्लियर होगी। फिर हम अगर नंबर ऑफ़ मून्स की बात करें तो नंबर ऑफ़ मून में मैंने आपको कोड बताया था 0012, तो पहले जो 4 हैं वो 0012, ठीक है। लाइक आपका जो मरकरी है उसका भी कोई मून नहीं है, ठीक है। वीनस का भी कोई मून नहीं है, अर्थ का 1 है और मार्स के क्या है 2 है। फिर अगर आप आ जाएँ जुपिटर 67, सैचुरन 62 एंड देन यूरेनस 27 एंड नेपच्यून जो है उसके 14 मून्स है। फिर आपके एटमॉस्फेयर कंपोजिशन, ये जो आउटर 4 है इनका याद रखना तो बड़ा ही आसान है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन सब के गिर्द तो हाइड्रोजन प्लस हीलियम की गैस जो है उसका एटमॉस्फेयर मौजूद है। 4 बाहर वाले जो आउटर, अब देखिए बड़ा इजी हो गया, इनर एंड आउटर, इट बिकम्स वेरी इजी। आउटर वाले जो हाइड्रोजन एंड हीलियम का एटमॉस्फेयर है, कहीं पे भी आपको ऑब्जेक्टिव आ जाए और दे आर कॉल्ड गैस जेंट्स एज वेल, तो आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाता है। अच्छा जो इनर हैं उसमें से याद रखें मरकरी का के गिर्द कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, उसके गिर्द कोई गैसेस हैं ही नहीं, तो इसका तो सिंपल हो गया कि नन। फिर उसके बाद जो वीनस है उसके गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। हमें अर्थ का तो वैसे ही पता होना चाहिए, नाइट्रोजन है 78%, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है 21%, फिर आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। और जो मार्स है उसके गिर्द भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अच्छा यहीं से एक आपको आप बता दूं, यहीं से टेम्परेचर को भी डिस्कस कर लेते हैं।
ये वाला जो पॉइंट है, डेंसिटी को बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं। जो प्लैनेट सबसे करीब होगा सन के, ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपका मरकरी है उसका टेम्परेचर जो वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, -170 to 450 जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड तक। लाइक मतलब एक तरफ वो बहुत ही ठंडा है और दूसरी तरफ वो बहुत ही ज़्यादा क्या है आपका गर्म है। अच्छा, इसकी क्या वजह है? लाइक उसकी वजह यह है कि क्योंकि जो आपका मरकरी है उसके गिर्द एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट नहीं है, कोई एयर का ब्लैंकेट नहीं है। जब उसके गिर्द कोई एयर की ब्लैंकेट ही नहीं है तो इट कांट होल्ड हीट, वो हीट होल्ड नहीं कर सकता। सो द फेस दैट इज़ टूवर्ड्स द सन इट इज़ वेरी हॉट, एंड द फेस दैट इज़ अवे फ्रॉम द सन वो बहुत जल्दी हीट उसमें से क्या हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है, एंड इट बिकम कोल्ड। तो उसका एक हिस्सा बहुत सर्द होता है और एक हिस्सा बहुत गर्म होता है। इसी तरह जैसे हमारा इक्वेटर गर्म है और पोल्स हमारे क्या हैं, ठंडे हैं। तो ये बात बड़ी क्लियर होगी। लेकिन जो मरकरी के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्लैनेट है दैट इज़ वीनस। वीनस के गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो ये ग्रीन हाउस गैस है। देखिए अर्थ के गिर्द भी आप ये पढ़ेंगे आगे इन्वायरमेंट के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस उन गैसेस को बोलते हैं जो हीट को होल्ड करती हैं, ट्रैप करती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मेजर ग्रीन हाउस गैस। तो ये क्योंकि हीट को होल्ड करती है तो देयर फॉर वीनस इज़ कॉल्ड दी हॉटेस्ट प्लैनेट। ये बात याद रखना है, वीनस जो है ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। अच्छा जी, वीनस ही जब हॉटेस्ट प्लैनेट है सो वीनस इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट एज वेल। वीनस को ही हम ब्राइटेस्ट भी बोलते हैं, वीनस को ही हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। ये आपने बात याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है जनाब अर्थ का। ये अच्छा टेम्परेचर की हम बात कर रहे थे, तो अर्थ का जो टेम्परेचर एवरेज वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, फिर उसके बाद आपका एक आ जाता है कि जो हमारी मार्स है उसका टेम्परेचर -30 है। तो बाज़ का सम स्टूडेंट्स दे आस्क मी लाइक Mars also has a carbon dioxide as a in its atmosphere, but why it's not that warm? कि ये इतनी ज़्यादा गर्म क्यों नहीं है? उसकी सिंपल सी रीज़न है मार्स इज़ फर्दर अवे फ्रॉम द सन, वो सन से काफ़ी दूर है। अच्छा, बाकी आप जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो देखेंगे फर्दर माइनस में टेम्परेचर जाता जा रहा है। जुपिटर का -150 है, सैटर्न का -180 है, और जो यूरेनस का उसका -210 है और नेपच्यून का -220 है। तो ये तो देखें दोनों का एक दूसरे के तकरीबन क्लोज टेम्परेचर है। अब आ जाएँ आप डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी मैंने आपको बताया था किसी चीज़ कोई चीज़ कितनी मैसिव है। मैसिव से मुराद है साइज़ के मुताबिक उसके अंदर मैटर कितना ज़्यादा है। जिसमें जितना ज़्यादा मैटर होगा वो उतनी ज़्यादा डेंस होगी, ठीक है। तो अजान हो रही है, थोड़ी देर हम ब्रेक लेते हैं फिर शुरू करते हैं।